एंड वेलकम। हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूरोप के अंदर आती है सेंस ऑफ बिलोंगलीनेस, सेंस ऑफ लव टुवर्ड्स द नेशन। लेकिन हम लोग अपने देश के बारे में कितना जानते हैं? अपने देश में कैसे जागृत हुई थी ये सेंस ऑफ बिलोंगलीनेस वाली भावना, ये हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो फिर से एक बार हेलो एंड वेलकम। आई नो हिस्ट्री लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, हिस्ट्री एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इनफैक्ट हिस्ट्री वो कहानी है जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी आज की लाइफ को जी पाते हैं। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक चीज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, द सेंस ऑफ बिलोंगलीनेस टुवर्ड्स अ कंट्री, टुवर्ड्स अ जोग्राफिकल यूनिट। और यहां पर हमारा वो जोग्राफिकल यूनिट है क्या? वो है हमारा इंडिया। हम लोगों ने देखा कि ये अपनत्व की भावना, ये बिलोंगलीनेस का जो सेंस है वो आया था थ्रू डिफरेंट मोड्स, थ्रू सॉन्ग्स, पोएट्री, आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से आई थी। लेकिन कॉलोनीज की अगर हम लोग बात करें तो वो आई थी थ्रू द एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, यानी कि कॉलोनियल रूल जो हमारे ऊपर लेकर आए थे, जो शासन हम लोगों के ऊपर कर रहे थे लोग, उन लोगों के रूल के अगेंस्ट जो हमारे अंदर भावनाएं बन रही थी, उस भावना के चलते चलते हम सब एक बन गए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ऑल्दो हम सब लोग एक ही नेशन स्टेट को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इस पूरी स्ट्रगल ने इम्पैक्ट किया था। और उसी के चलते हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों का रिएक्शन टू दिस एंटायर थिंग वाज आल्सो अलग अलग। तो यहां पर अब हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट, वो बातें, जहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ था, वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेकर आए थे ये नेशनलिज्म की भावना। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द इफेक्ट ऑफ वॉर एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ वॉर। कौन सा वॉर? वर्ल्ड वॉर 1। और उसके बाद हम लोग देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि कौन लेकर आए थे? हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी। लेट्स डाइव इन। अब यहां पर हमें पता है कि 1990 के बाद जो साल आए वहां पर एक नेशनल मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि स्प्रेड करता है इन न्यू एरियाज। उसके अलावा हम लोग देखते हैं नए तरीके के सोशल ग्रुप सामने आते हैं, और उसके साथ ही ये जो मोड्स ऑफ स्ट्रगल हैं वो भी नए तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो अब हम लोग इन डेवलपमेंट्स को, इन सोशल सिचुएशंस को, इन सोशल ग्रुप्स को कैसे समझेंगे, ये एक सवाल आ जाता है। उसके साथ साथ जो दूसरा सवाल है वो है कि इन नए डेवलपमेंट्स के इम्प्लीकेशंस क्या थे हमारी कंट्री के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, हमारे भारत के बनने के ऊपर। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट दिस इफेक्ट ऑफ वॉर। कौन सा वॉर? वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर लड़ कौन सी कंट्रीज रही थी? तो उसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे दो ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप था एलाइज, उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था वो थी एक्सिस पावर्स। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पहला ग्रुप है, जो एलाइज का ग्रुप है, उसमें है सोवियत यूनियन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और जो एक्सिस पावर्स हैं वो है जर्मनी, इटली और जापान। अब ये वॉर कब लड़ा गया था? 1914 से लेके 1918 के बीच में। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या यहाँ कहीं भी आपको भारत का झंडा दिख रहा है? अगर हम लोग इस टाइम पर फ्री ही नहीं थे, अगर हमारे पास अपना झंडा ही नहीं था, अगर हम लोग यहाँ पर लड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर किस तरह का इफेक्ट आ रहा था? नॉर्मल सी बात है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो झंडा हमें यहाँ पर देखना है वो है ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसकी हम लोग एक कॉलोनी थे, अगर वो वॉर में था तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली हम पर भी पड़ रहा था, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे, हम उनके गुलाम देश थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो वॉर है, इफेक्ट अगर हम उसका देखने की कोशिश करें इन इंडिया एंड हाउ डिड इट क्रिएट द नेशनल स्ट्रगल, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दैट द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इकोनॉमिक यानी कि एक तरह की आर्थिक स्थिति, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि जो राजनीतिक शासन है, राजनीतिक सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं हमारी कंट्री में, वो बदल गई थी, उस पर कुछ इंपैक्ट हुआ था ऑफ द वर्ल्ड वॉर।
सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग देखते हैं दैट द प्राइस इंक्रीज्ड almost doubling between 1913 to 1918, leading to extreme hardship for the common people. तो जो सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर देखते हैं वो है महंगाई की मार। सबसे पहली चीज क्या हुई कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यहां पर बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। इनफैक्ट डबल हो गए ऑफ सिंपल थिंग्स, ऑफ कॉमन कमोडिटीज फ्रॉम 1913 टिल 1918। अब इस चीज के चलते सबसे ज्यादा महंगाई की मार किसके ऊपर पड़ती है, सबसे ज्यादा हार्डशिप किसके लिए आती है, कॉमन लोगों के लिए। अगर हम आज के एग्जाम्पल से भी देखें तो मान लीजिए अगर प्याज, टमाटर, पेट्रोल, बेसिक चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसके इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस इंसान के ऊपर पड़ता है, एक कॉमन इंसान के ऊपर। वो पूरी सिचुएशन जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है एक कॉमन इंसान के लिए, जो कि उस चीज को रोज खरीद कर रोज खा रहा है, जो कि एक डेली वेज वर्कर है, जिसके पास शायद बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है कि वो आराम से उन चीजों को खरीद सके, उन्हें स्टॉक कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिमिलर सिचुएशन बनकर आती है और प्राइस राइज की सबसे ज्यादा मार पड़ती है कॉमन लोगों के ऊपर। वी सी कि इसके साथ साथ वॉर के एक्सपेंसेस जो थे, जो कि कौन इनकर कर रहा था, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जो कि हम पर रूल कर रहा था, वो इंक्रीज हो गए थे। और क्योंकि वॉर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे, इट लेड टू इंक्रीज इन टैक्सेस। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब भी वॉर होता है तो नेचुरली उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है ऑफ इक्विपमेंट, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, अलग अलग तरीके के फूड सप्लाईज, और उसके अलावा क्योंकि सारी चीजें इधर उधर हो रही होती हैं तो जो सारे रिसोर्सेज एक कंट्री के होते हैं वो जा रहे होते हैं बहुत बढ़ चढ़कर वॉर की नीड्स को पूरा करने के लिए। ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था इसे फुलफिल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वॉर के लिए लोन्स लिए जा रहे थे और उसके साथ साथ टैक्सेस को इंक्रीज किया जा रहा था। ये दो तरीके थे जिसकी मदद से डिफेंस एक्सपेंडिचर पूरा किया जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं इसके चलते बीइंग अ कॉलोनी इंडिया में क्या इंपैक्ट आता है, क्या आर्थिक स्थिति खराब होती है हमारे यहाँ पर। हमारी कस्टम ड्यूटीज जो थी उन्हें रेज कर दिया गया था और उसके साथ साथ इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इनकम टैक्स यानी कि वो टैक्स, वो कर जो कि आप अपनी इनकम पर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नया कॉन्सेप्ट आकर सामने खड़ा होता है और उसके अलावा हम लोग देखते हैं वॉर एक्सपेंसेस को इस तरीके से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अबाउट प्राइसेस ऑफ सिंपल गुड्स एंड उसके साथ साथ ऑफ हाउ वर द वॉर एक्सपेंसेस बीइंग फाइनेंस्ड। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो दूसरी चीज है वो है दैट विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। ये जो ब्रिटिश सरकार थी ये गांव में जा रही थी, रूरल पॉपुलेशंस के पास जा रही थी, और किस चीज के लिए जा रही थी, फॉर नॉट जस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स बट एज वेल एज सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए भी हम लोग देखते हैं विलेजेस में जाया जा रहा था। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि एक तो है आपकी नीड है, आप मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप प्लीज आकर ज्वाइन कर लीजिए, सप्लाई इंक्रीज कर दीजिए सोल्जर्स का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज। अब इससे क्या होता है, वही वाली चीज जो हम लोगों ने नेपोलियन के टाइम पर पढ़ी थी, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन हो रहा था इन द मिलिट्री, फोर्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट हो रहा है इन द आर्मी। और उसके साथ साथ यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि ये जो लड़ाई है ये इंडिया नहीं लड़ रहा है, इंडिया एज ए नेशन तो शायद उस टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये लड़ाई लड़ कौन रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है। तो अगर आप अपनी जान देने के लिए तैयार भी हैं, बहुत इच्छुक भी हैं अगर आप जान देने के लिए एक वॉर में, तो आप अपनी कंट्री के लिए देंगे या फिर आप अपने कॉलोनाइजर के लिए देंगे, वो कंट्री जो ऑलरेडी आपके ऊपर आकर शासन कर रही है, आपके ऊपर रूल कर रही है, क्या आप उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहेंगे? तो इस तरीके की सिचुएशन जब सामने आती है तो यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर गुस्सा क्यों जरूरी है? गुस्सा इसीलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी ऑप्रेसर के अगेंस्ट जब तक कॉमन लोगों में गुस्सा नहीं उठेगा तब तक उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई जाएगी। अगर हम लोग फोर्स रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। कॉलोनियल स्टेट कौन सा है? कॉलोनियल स्टेट है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी हम लोग कॉलोनी बने हुए हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पर in 1818 to 1919 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India resulting in acute shortages of food। तो यहाँ पर तीसरी सिचुएशन आ जाती है
ये जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको याद दिलाया था कि कैसे खाने पर अगर बनाती है, अगर बेसिक सप्लाईज पर बनाती है, तो कॉमन आदमी भी नाराज होता है और आवाज उठाता है, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल्स हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब भी इस तरीके की सिचुएशंस बनकर आती हैं, तो एनवायरमेंटल फोर्सेस से भी एक अलग ही तरीके का एजिटेशन उठकर आता है। हम देखते हैं कि कैसे इस टाइम पर स्पेसिफिकली क्रॉप्स का फेलियर हो रहा था बहुत सारे पार्ट्स में इन इंडिया, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके चलते क्या होती थी, अक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड हो जाती थी, लोगों के पास खाने के लिए ही नहीं होता था। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक सामने आता है। हम लोगों ने अभी अभी कोविड पैंडेमिक को फील किया है। पैंडेमिक यानी कि जो पूरी दुनिया में फैली हुई बीमारी है, एपिडेमिक यानी कि एक स्पेसिफिक स्टेट में फैली हुई बीमारी जो कि एक पैंडेमिक में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंजा नाम का एक एपिडेमिक सामने आता है, जहां पर लोग बीमार पड़ते ही जा रहे हैं, पड़ते ही जा रहे हैं, पड़ते ही जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए एट द सेम टाइम लोगों की क्रॉप भी फेल हो गई है, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्रॉप फेल हो गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके साथ अब बीमारी भी फैली हुई है एक एपिडेमिक की तरह। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सेंसस की बात करें, जो 1921 के सेंसस हुए थे, उसमें अराउंड 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। इन दोनों चीजों के चलते, यानी कि व्हेन देयर इज नो फूड, तो इस सिचुएशन को लेकर और उसके साथ साथ एपिडेमिक को लेके, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो यहाँ पर फैला हुआ था, इन दोनों चीजों के चलते 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोगों की जाने जा रही होंगी, तो एजिटेशन तो इंक्रीज होगा ही सही, जिसमें से क्या निकल के आएगी, नेशनलिज्म की भावना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं that the people hoped that their hardships would end after the war. New leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोगों को उम्मीद थी कि यार ये वॉर खत्म होगा और उसके बाद हमारी जो सारी दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑन द कॉन्ट्री एक नए लीडर इमर्ज होते हैं, एक नया हीरो आता है इन द स्टोरी, और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये लेकर आते हैं अपने साथ में एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल तो चल रही है, एजिटेशन तो चल रहा है, ये नेशनलिज्म की भावना कैसे धीरे धीरे आने वाली है, इसको सामने लेकर आने के लिए एक नए हीरो सामने आते हैं, और वो हीरो हैं हमारे महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी ना पहले से ही बड़े पॉपुलर थे। अगर आपको याद हो तो एक कहानी है जिसमें महात्मा गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फोर्स किया जा रहा था क्योंकि वहां पर रेसिज्म बहुत था, वहां पर कलर, स्किन कलर और इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो साउथ अफ्रीका में उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे उस चीज के अगेंस्ट, और यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में जो पिक्चर दी हुई है, जहां पर हम लोग देखते हैं इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉल्क्सरस्ट ऑन 6 नवंबर 1913। गांधी जी इस चीज को लीड कर रहे हैं, इस मार्च को लीड कर रहे हैं, और ये लोग जा रहे हैं न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक। इन मार्चर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था उसके साथ में। Thousands of more workers joined the सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉज, और उन्होंने डिमांड किए थे अपने राइट्स को, और अगेंस्ट में आवाज उठाई थी जो कि रेसिस्ट लॉज थे, और उसके साथ साथ जो नॉन वाइट्स की राइट्स और प्रिविलेजेस थे उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी इन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो ये पॉपुलर सा हीरो अब वापस इंडिया आ रहा था। हम लोग देखते हैं इस दूसरे फिगर में कि कैसे महात्मा गांधी जी के आने के बाद 1919 6 अप्रैल की ये पिक्चर है, और हम लोग देखते हैं कैसे मास प्रोसेशंस एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना बन गए थे इन दिस कोर्स ऑफ सत्याग्रह। अब मैं सत्याग्रह सत्याग्रह 2 बार बोल चुकी हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आपको पता है सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह, लेकिन इसका डिटेल्ड मीनिंग क्या है वो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको बताने वाली है। अगर हम लोग महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 के जनवरी में वो वापस आ जाते हैं टू इंडिया। हमें पता है कि ये साउथ अफ्रीका से आए थे, जहां पर वो सक्सेसफुली लड़कर आए थे बहुत सारे रेसिस्ट रेजिम को विद अ नोवेल मेथड, एक नया फ्रेश मेथड जो कि है ऑफ मास एजिटेशन, जिसे वो कहते हैं सत्याग्रह। मास एजिटेशन यानी कि बहुत सारे लोगों में गुस्से वाला भाव, और उस गुस्से को किस तरीके से चैनलाइज करके एक सत्य के लिए आग्रह करना है, ये है पूरा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो रही है, सत्याग्रह को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। हमें पता है that the idea of सत्याग्रह emphasized on the power of truth, सच्चाई के पावर पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस था, एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ।
तो अब क्या होता है, आपको जो सच सच लगता है वो सच सच नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। कंफ्यूज मत होइएगा। समझना यहाँ पर यह है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो सत्याग्रह होता था वो एम्फसाइज करता था सच्चाई के पावर पर और उसके साथ साथ सच्चाई को खोजने के पावर पर भी। We see that it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. अगर हम जिस कॉज के लिए झगड़ रहे हैं वो सच्चा कॉज है, वो एक ऑनेस्ट कॉज है, अगर हमारी लड़ाई है अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर किसी भी तरीके के ऑपरेशन के अगेंस्ट, अगर जस्टिस के लिए हमारी लड़ाई है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिजिकल फोर्स, मार धाड़, आर्म्स एम्यूनेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि विदाउट सीकिंग वेंजेंस या फिर किसी भी तरीके का अग्रेसिव फॉर्म अडॉप्ट किए बिना ये जो सत्याग्रही होगा, दे कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के चलते बिना किसी भी आर्म्स एम्यूनेशन को यूज किए एक सत्याग्रही लड़ाई को जीत सकता है। महात्मा गांधी बिलीव करते थे धर्म में ऑफ नॉन वायलेंस एंड बिलीव्ड दैट इट कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। जो भी लोग भारतीय थे उन सबको ये जो ट्रूथ का धर्म है, ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है, वो ज्वाइन कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। दिस कुड ओनली बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। यहां पर हम लोग देखते हैं कि गांधी जी बिलीव करते थे कि अगर हम लोगों को कभी भी झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, या फिर अगर हम लोगों को सत्य के लिए आवाज उठानी है, तो यहाँ पर हम उसे कैसे कर सकते हैं, उस ऑपरेसर की, जो इंसान हमारे अगेंस्ट, हमारी ऑपोजिट साइड पर खड़ा है, जो इंसान हमें दबा रहा है, जो इंसान हमसे गुलामी करवा रहा है, उसकी आत्मा से कनेक्ट करके, उसकी कॉन्शियंस से कनेक्ट करके। क्योंकि हर इंसान की कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। हम लोग, हर लोग इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, उन्हें परसुएट किया जा सकता है टू सी द ट्रूथ। और वो जो ट्रूथ को देखने का जो परसुएशन है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़ाई या फिर झगड़ों से या फिर वायलेंस के इस्तेमाल से आए। ये जो स्ट्रगल है, हम लोग देखते हैं अगर हम लोग नॉन वायलेंट तरीकों से अगर एक इंसान की कॉन्शियस में ट्रूथ को दिखाने की कोशिश करें, ट्रूथ को समझाने की कोशिश करें, तो ट्रूथ डेफिनेटली वाज गोइंग टू बी ट्रायम्फ्ड, यानी कि सच्चाई की जीत होने ही वाली है। ऐसा गांधी जी मानते थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसके चलते, सत्याग्रह के चलते बहुत सारे मूवमेंट्स हमारे गांधी जी यहाँ पर लेकर आते हैं इन द कंट्री। द फर्स्ट वन एज एन एग्जाम्पल इज इन 1917, जो कि हुआ है चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार के जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उन लोगों के पास एक बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन थी। वो सिचुएशन क्या थी कि पहले ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत लंबे समय तक इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया था। अब बहुत लंबे समय तक जब इन्होंने यहाँ पर इंडिगो उगाया था, तो उनके जो बड़े बड़े फील्ड्स थी, उनके जो प्लांटेशंस थे, वो खराब हो चुके थे, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी थी और अब वहाँ पर सिर्फ इंडिगो ही उगाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इंडिगो की नीड खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिगो को सप्लाई करना ही बंद कर दिया, उनसे इंडिगो को खरीदना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो ऑपरेशन हो रहा था, ये जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, जो बड़े बड़े प्लांटेशंस का सिस्टम था, उसके चलते जो ऑपरेशन हो रहा था पेजेंट्स के ऊपर, उसके अगेंस्ट चंपारण बिहार में हम लोग देखते हैं गांधी जी के सपोर्ट में पेजेंट्स ने एक सत्याग्रह किया। दूसरा जो सत्याग्रह है वो होता है खेड़ा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर इन 1970। अब ये क्यों हुआ था? इस सत्याग्रह के पीछे फिर से जो इंटेंशन था वो था टू सपोर्ट द पेजेंट्स। अब यहाँ पर क्योंकि दो चीजें हो रही थी, एक हुआ था क्रॉप फेलियर और उसके साथ साथ प्लेग का एपिडेमिक। इन दोनों चीजों के चलते ये जो यहाँ पर पेजेंट्स थे वो टैक्सेस को, रेवेन्यू को नहीं पे कर पा रहे थे और ये यहाँ पर ये चाहते थे कि टैक्सेस को, रेवेन्यू को यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर दिया जाए, कुछ तरीके का सपोर्ट मिले। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये पूरा सत्याग्रह सामने आता है और गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो फाइनल सत्याग्रह हम लोग देखते हैं जो कि हुआ 1918 में, वो था इन अहमदाबाद। अब ये जो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था इंडियंस के अगेंस्ट। और इंडियंस कौन से? जो अहमदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉटन मिल ओनर्स थे, उनके अगेंस्ट।
यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन बन के आ रही थी कि जो मिल वर्कर्स थे उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें तकलीफें थी और यहाँ पर विदाउट एनी बायस, इंडियन हो या फिर ब्रिटिशर हो, यहाँ पर लड़ाई थी सच के लिए, जस्टिस के लिए। वो फिर से एक सक्सेसफुल सत्याग्रह की तरह सामने आता है। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि ये जो अलग अलग जगहें हैं हमारी कंट्री में, ये कहाँ पर उस टाइम पर प्लेस थी, इसका मैप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में से भी मैप पूछा जाएगा। उसके अलावा समझना ये जरूरी है कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह जो लड़ाई है वो किसी भी ऑप्रेसर के अगेंस्ट है। ये है सच्चाई के लिए लड़ाई, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई। और किस चीज पर टारगेट करती है? ऑप्रेसर के कॉन्शियंस पर टारगेट करने की कोशिश करती है। दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ वॉर एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।